everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel 3 live. ओके सो ये सेकेंड वीडियो है हमारे हमारे अतीत पार्ट 1। हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था, कब कहाँ और कैसे। उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके आज सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके सीटेट पेपर 2 60 मार्क्स के लिए वेरी वेरी यूजफुल है। ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। नंबर 2 चैप्टर है आपका आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट इन द सेंस पहले ही चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आखेट किन्हें बोलते हैं? शिकारियों को। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो पहले चैप्टर में हमने आखेट के बारे में पढ़ लिया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने अंडरलाइन भी किया है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए आखेट इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली जो आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग होते थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और उनके घूमने के कुछ कारण, 4 कारण इसमें बताए गए हैं इस बुक में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, पहला कारण उनका बताया गया है कि वे एक जगह से दूसरी जगह इसलिए घूमते थे कि वो जहाँ रहते थे वहाँ के आसपास के पेड़ पौधे, है ना, फल और जानवर, उन सबको खाकर वो समाप्त कर देते थे। अब उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा जिसे खा करके वो अपनी भूख को शांत कर सकें। तो वो क्या करते थे, फिर नेक्स्ट जगह मूव ऑन कर जाते थे, यानी कि दूसरी जगह वो चले जाते थे। ओके ना, दूसरा कारण आपका बताया गया है इस बुक में कि आखेट खाद्य संग्रह क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो शिकार के लिए या फिर हिरण और जो मवेशी होते थे वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो उनके पीछे पीछे इन जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण ये बताया गया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और उनके पीछे पीछे उन जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे ये लोग भी जाया करते थे। कौन? आखेटा खाद्य समुदाय के लोग। ओके, आई गेस ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट इस पुस्तक में बताया गया है कि जो तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं। आप सभी को पता है कि किसी मौसम में कोई फल होता है, कोई सब्जी होती है, और ठंड में कुछ होता है, गर्म में कुछ होता है। तो क्या होता है, वो उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे फल और फूल की तलाश में। ओके, फल की तलाश में, फल फूल की तलाश में। ओके ना, फोर्थ कारण ये बताया गया है इसमें कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, चाहे वो पेड़ पौधों का हो या फिर मानव का हो। ठीक है, तो पानी हमें कहाँ कहाँ से, जैसे पानी झीलों, झरनों, नदियों से ही मिलता है। ठीक है, अब मान लिए क्या होता है कि कोई नदी, मान लिए नदी या फिर झील का पानी सूख गया, है ना, तो फिर क्या होता था कि कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था। तो इस सिचुएशन में यहाँ के लोग क्या करते थे, ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो 4 कारण इसमें आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के बताए गए हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव ऑन करते थे, क्यों घूमते रहते थे। ओके नाउ अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, जो पुरातत्वविद होते हैं, है ना, को कुछ ऐसी पुरातत्वविद हैं थे, उन्हें कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग
आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग किया करते थे। ठीक है, ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डी के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। किसके बचे हैं? पत्थरों के आज भी औजार शेष बचे हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पैसेज पे मूव ऑन करते हैं। क्या लिखा है कि कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियां और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, ना आपको ये कुछ इमेज दिख रही होगी, तो ये इस इमेज में बेसिकली क्या बताया गया है, ये जो इमेज है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए ये औजार बनाया गया है। इससे इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इस पर्टिकुलर औजार या का प्रयोग होता था। ठीक है, ये मिला है। नाउ इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। मतलब ये वाला औजार जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, आप उसे रीड आउट करना चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं, जिसमें लिखा है रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, इसमें बेसिकली दिया हुआ है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ पर जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी और कई स्थान हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ठीक है, लेकिन मानचित्र में यानी कि मैप में कुछ गिने चुने स्थान ही दिए गए हैं। ठीक है, कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं रेड से क्या क्या दिया है। रेड त्रिकोण मतलब भीमबेटका। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए लाल त्रिकोण के हुंसगी। ठीक है, और एक और दिया है कुरनूल गुफाएं। बस इतना ही दिया हुआ है इस मैप में, लाल त्रिकोण वाला, जो आखेटक खाद्य संग्रह के लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, इस पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है भीमबेटका। भीमबेटका आज के टाइम पे बोलें तो आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली। क्या मिली हैं? गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। ठीक है, लोग क्या करते थे, इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि जैसे उन्हें वे बारिश से बच सकें, धूप से, हवाओं से, उस यहाँ पे बैठ के, ठीक है, उनको राहत मिल जाती थी इन गुफाओं में। ओके, आई गेस इतना आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इस चित्र शैली के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें आपसे पूछ सकता है शैल चित्र के बारे में बताओ। तो देखिए ये शैल चित्र है। ठीक है, शैल चित्र का क्या मतलब है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से ही कुछ की दीवारों पर ये चित्र मिले हैं। ठीक है, कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। ठीक है, इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण हुआ है। जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता के साथ चित्रण हुआ है। आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। इस पेज में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी ना। नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। नेक्स्ट पेज पे ये है पुरा स्थल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पुरा स्थल बेसिकली उस स्थान को कहते हैं जहाँ की औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इनके अध्ययन को पुरातत्व, इनका जो स्टडी करते हैं, नहीं बोलते हैं पूरा स्थल के स्टडी करने वाले लोगों को पुरातत्वविद ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, और पुरा स्थल वो होते हैं जहाँ पे वो स्थान होते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट अपने यूज़ के लिए बनाते थे, उसके बाद वहीं पे छोड़ देते थे। ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा। ओके ना,
जो नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिया हुआ है, मानचित्र में कुरनूल गुफाएं। अभी मैंने आपको कुरनूल गुफाएं दिखाई थी त्रिकोण वाले, उसमें ये देखिए कुरनूल गुफाएं ये हैं, ये वाली जो है ये कुरनूल गुफाएं, ठीक है, ये दिखाई हैं। तो यहीं पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफाएं, यहाँ राख के अवशेष मिले। अब आपसे पूछ सकता है राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है, राख के अवशेष आपको कुरनूल गुफाओं में मिले। पुरा स्थल आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, पुरा स्थल क्या होता है, ठीक है। तो बस इस पेज में इतना ही था। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पुरापाषाण, देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्व विदों ने उनसे बड़े बड़े नाम रखे हैं, ठीक है। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं, ठीक है, आरंभिक काल को वो क्या कहते हैं, पुरापाषाण काल कहते हैं। और दो शब्दों से, यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, प्राचीन पत्थर से बना है, ठीक है, पुरापाषाण मतलब प्राचीन पत्थर, ठीक है। पुरास्थलों ने प्राप्त पत्थरों के औजार को महत्व को बताया है, किसमें, पुरापाषाण काल को। अगर हम बात करें पुरापाषाण काल, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना गया है। कौन सा, पुरापाषाण काल, कौन सा काल, पुरापाषाण काल, ओके। अब अगर हम बात करें तो इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, किसमें, आरंभिक पाषाण, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, ठीक है। इसमें लगभग 99% कहानी थी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी पुरापाषाण काल में घटित हुई है, ओके। तो ये आपको याद रखना है ना। दूसरा दिया हुआ है कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव जिस काल में हमें मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण काल, ठीक है। इसका समय की अगर बात करें तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे छोटे मिले हैं। इसे माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण भी बोला जाता है, माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण भी बोला जाता है, ठीक है। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के कहाँ पे मिलते हैं, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण काल में मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं, ठीक है। अगले युग की अगर बात करें तो 10,000 साल पहले से होता है, जिसे हम नवपाषाण युग बोलते हैं, ठीक है। नवपाषाण का क्या मतलब है, तो देखिए हमने कुछ स्थान के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में हम उनका जिक्र करेंगे। अक्सर पुराने स्थलों के लिए उनके नाम का प्रयोग होता है जो आज प्रचलित है। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है ना। इस चैप्टर में ऐसा कुछ खास इंफॉर्मेटिव है नहीं इस पेज में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बसने की प्रक्रिया, ये वाला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लोगों द्वारा पौधे उगाने, लिखा था नहीं, खाद्य संग्रह से उत्पादन तक, तो यही लिखा है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए बसने की प्रक्रिया। अब आपसे पूछ सकता है कि बसने की प्रक्रिया क्या है। लोगों द्वारा पेड़ पौधे उगाने और जानवरों की देख रेख करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया। बसने की प्रक्रिया आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अपनाए गए थे ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। ये किससे, जंगली जो पौधे और जानवर थे उनसे डिफरेंट होते थे। इसकी वजह यह थी कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों के लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो या फिर नहीं हो। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे जिनसे बेसिकली बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रखे जा सके, ठीक है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर
तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते थे। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते थे। दांत और सींग के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। बसने की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बसने की प्रक्रिया। ठीक है, अब आप इन दांतों को देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन दांतों को आप देख सकते हैं। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। कहाँ चलती रही? पूरी दुनिया में। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल में। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वही वह इसी बसने, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, अब आपसे पूछ सकता है सबसे प्राचीन फसल क्या थी? ठीक है, जो कृषि के लिए अपनाई गई थी वो क्या थी? गेहूं और जौ। ठीक है, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर, अब आपसे पूछेगा पालतू बनाए गए जानवर कौन थे? कुत्ते के बाद भेड़ बकरी। पहले कुत्ते थे, फिर भेड़ बकरी। ठीक है, आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा ना। अनाज के उपयोग आप देख सकते हैं। अब इनमें से ये जितने हैं ये आपको रट लेने हैं। ठीक है, इनमें से 3 आपके इसमें से ऑप्शन करके ये आपसे पूछ सकता है। अनाज का उपयोग के में दिया हुआ है आपके बीज के रूप में उपयोग होता है, खाद्य के रूप में अनाज का उपयोग, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, स्टोरेज के रूप में। ठीक है, बीज बोने के लिए, खाद के लिए मतलब खाद डालते नहीं है फिर पेड़ उगते हैं, उपहार के लिए अनाज। ठीक है, और भंडारण मतलब स्टोरेज के लिए। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली, ये इसमें कुछ दिया है तो आप इसमें आपके लिए ये पेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलाकों यहाँ से पढ़ लेते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्राहक करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते थे? ये तो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप देख सकते हैं। ठीक है, PDF में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं। जानवर चलते फिरते, खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ जाती थी, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था जो भोजन का एक अच्छा स्रोत था। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता था। ठीक है, तो ये सब तो आपको बेसिकली पता होगा। मांस मिलता था, दूध मिलता था जानवरों से। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पशुपालन भोजन के भंडारण का तरीका था, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कुछ अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। यहाँ देखिए, ये कुछ है नवपाषाण युग के उपकरण। इनको आप देख सकते हैं, ये नवपाषाण युग के उपकरण हैं। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। और ये हैं आपके, क्या तुम इसकी कल्पना कर सकते हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? ठीक है, नवपाषाण युग के हैं। ठीक, अब आप ये देखिए, मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानताएं। ठीक है, ये दिया है। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती, इतना इम्पोर्टेंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। अन्यत्र में अगर आप पढ़ना चाहें तो अन्यत्र में ये देख सकते हैं कि ये तो नहीं पूछा जाएगा। एटलस में पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। किसकी? पुरा स्थल की। ठीक है, इस तरह से चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए। इतना ही इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस कर लिया। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आखिर तक खाद्य संग्रह मैंने अभी बताया आपको, शिकारियों को बोलते हैं। पुरा स्थल बताया मैंने, वो स्थल जहाँ पर क्या होता है, पुरा स्थल वो स्थल होता है जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उद्योग स्थल बताया। उद्योग स्थल के बाद आवासीय स्थल, पुरा पाषाण काल बताया था। पुरा पाषाण काल का क्या था, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया था, 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। और मध्य पाषाण काल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और नव पाषाण काल भी डिस्कस किया था, 10,000 साल पहले 10,000 साल पहले से होता था। ठीक है, कृषक नवपाषाण काल कब
पशुपालक, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। एक बार मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए इतना है। ठीक है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, 4 तरह का उपयोग करा उन्होंने आखेटा खाद्य संग्राहक के लोगों ने। ठीक है, और आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नाउ ये भीमबेटका वाला इम्पोर्टेंट है, ये चित्रशैली ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा स्थल ये इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा पाषाण नवपाषाण ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाँ बसने की प्रक्रिया क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हाँ ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये 4 नाम। ठीक है, ये 4 नाम ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर बात करते हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये ज़रा सा गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी तरह सारी NCERT हम डिस्कस करेंगे। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन फिर हमको बोलना टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर पीछे बोल